नमस्कार, सोशल संवाद में मैं सिद्धार्थ आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हमारे साथ बिहार के काराकाट से सांसद महाबली सिंह जी हैं। तो आज हम उनसे बातचीत करेंगे कि उन्होंने जो पिछले 2.5 साल में कोविड जैसे महामारी में क्या कुछ किया अपने क्षेत्र के लिए। तो सबसे पहले तो सर सोशल संवाद में मैं आपका स्वागत करता हूँ। धन्यवाद सर, सबसे पहला सवाल, कोविड जैसा महामारी और महामारी के दौरान आपने क्षेत्र में काफ़ी जनसेवा की, तो सर कितने लोग तक आप महज हम बात करें तो मदद पहुंचा पाए? देखिए, कोविड में जो एक कोरोना महामारी थी, तो सरकार का गाइडलाइन को पालन करना भी हम लोगों को जरूरी होता है। सरकार का आदेश था कि क्षेत्र में नहीं जाना है, भीड़ भाड़ नहीं करना है, घर पर ही रह करके सोशल मीडिया के माध्यम से भी सबको संदेश देना है। जो कुछ हो सकता है, जहाँ तक हो सके उन्हें सहायता पहुँचाना है। तो कोरोना वैश्विक महामारी जिस तरह से आई हम लोगों के सामने, तो उस स्थिति में क्षेत्र में जाने पर रोक था, लेकिन हम लोग सोशल मीडिया के माध्यम से, फोन के माध्यम से जो लोगों को जहाँ जहाँ कष्ट महसूस हुआ, लोगों ने अपने को कठिनाई महसूस किया, जहाँ जहाँ सहयोग मांगा हम लोगों ने सहयोग किया। अब स्थिति इतनी भयंकर थी कि हम लोग सुबह से लेकर रात भर परेशान करते थे। यहाँ एम्बुलेंस चाहिए तो वहाँ दवा चाहिए, तो यहाँ साधन चाहिए, वो चाहिए। तो सांसद को जहाँ तक हो सके हम लोग बहुत लोगों को मदद किया, आर्थिक मदद किया। और जहाँ जहाँ क्षेत्र में परेशानी होती थी तो डीएम से बात करना, वहाँ सिविल सर्जन से बात करना, स्वास्थ्य पदाधिकारी जो प्रखंड में हम लोगों को रहता है उससे बात करके हर जगह हम लोगों ने जहाँ एम्बुलेंस की जरूरत होती थी एम्बुलेंस पहुँचाना, लोगों को यहाँ से वहाँ पहुँचाना, हम लोगों ने काम किया। और इसके बाद जो भी हम लोगों के पार्टी के कार्यकर्ता थे, उन कार्यकर्ता के माध्यम से मास्क बंटवाना, सैनिटाइज बंटवाना, मैंने जो हो सका, जहाँ तक हो सका हम लोगों ने अपने क्षेत्र में मदद करने का काम किया। अभी इस समय जो था, इस बार जो दूसरे का जो लहर आई है, इसमें तो हम लोग को उतना कठिनाइयों का सामना नहीं करना पड़ा, लेकिन फर्स्ट वेव जो था उसमें हम लोग को बहुत बड़ा, अरे जनता परेशान के मतलब हम लोग भी परेशान होते हैं, जनता परेशान होती है तो हम लोग को परेशान करती है। तो उस बार पहला जो विवाह तो उसमें परेशानी थी, इस बार तो कोई उस तरह का कठिनाई महसूस नहीं हुआ। और जैसा कि आप जानते हैं कि बिहार जनसंख्या के माने में तीसरे नंबर का राज्य है। कुछ लोग तो कहता है कि कोरोना में सरकार फेल रही। जी, विपक्ष का लगातार आरोप। विपक्ष वही कर रहे हैं कि विपक्ष को अनर्गल। जी, आपको इतना मैं बता देना चाहता हूँ कि बिहार जनसंख्या के माने में तीसरा राज्य है, और आज कोरोना महामारी से बिहार में देखिए बहुत कम क्षति है अन्य राज्यों की अपेक्षा। जहाँ छोटे छोटे राज्य हैं वहाँ करीब 20,000, 25,000, 30,000, 40,000 तक मौतें हुई, लेकिन बिहार में मौत का आंकड़ा आपने देखा होगा कि बहुत कम, नाम मात्रा का। इसलिए कि बिहार सरकार एकदम आदरणीय नीतीश कुमार जो है वो कोरोना महामारी के दौरान रात भर एकदम हॉटलाइन पर रहते थे। वो खूब अपने से मुआयना हर जगह, जितने भी जगह थे शिविर लगा हुआ था कोरोना का, वहाँ भोजन जो चल रहा था हर पंचायत में हम लोग वहाँ हर जगह मुआयना करते रहते थे। तो उनका नज़र जो है बिहार के हर स्वास्थ्य केंद्रों पर था, और यही कारण रहा कि हमारे जो बिहार के जो भी डॉक्टर हैं, जो भी स्वास्थ्य पदाधिकारी हैं, तो माननीय मुख्यमंत्री एक्टिव थे, इसलिए सारे लोग एक्टिव थे, इसलिए इस महामारी पर हम लोगों ने बहुत आसानी से सफलता प्राप्त की। सर आप कह रहे हैं आसानी से सफलता प्राप्त की, नहीं हम बात जब विपक्ष की करते हैं, आरजेडी हो गए, जब बिहार में पप्पू यादव हो गए, वो हमने देखा कि एक पूरा वो अपना माहौल चला रहे थे कि बिहार सरकार पूरी तरह से कोविड के दौरान फेल हो चुकी।
आप उन परिस्थितियों में किस तरह से कार्य कर रहे थे? नहीं नहीं, तो वही तो हम बोल रहे हैं कि अगर बिहार सरकार फेल होती तो माने देश में तीसरे नंबर का जनसंख्या के माने में बिहार की आबादी है, जनसंख्या है। लेकिन कोरोना महामारी में और अन्य राज्यों की अपेक्षा सभी राज्यों से कोरोना महामारी से हमारे लोगों की बहुत कम क्षति हुई है, हर राज्य से कम क्षति हुई है। अगर हम महामारी से लड़ने में अगर हम लोग फेल रहते, सरकार फेल रहती, तो मौत का आंकड़ा इतना कम नहीं रहता। जी सर, कोरोना के दौरान काफ़ी लोग बेरोजगार हुए हैं, और आपकी जो इस बार विधानसभा चुनाव की बात करें तो विधानसभा चुनाव में रोजगार देने की बात आई थी, तो आप अपने क्षेत्र के युवाओं के लिए रोजगार के लिए क्या कर रहे हैं? देखिए, हमारे यहाँ एनटीपीसी और बीआरबीसीएल दो प्लांट चल रहा है। तो क्या किया था कि वहाँ का एनटीपीसी और बीआरबीसीएल वहाँ के लोगों को रोजगार न दे करके बाहरी लोगों को रोजगार दे रहा था। और जब प्लांट बैठाने का जब समय था तो उस समय कंपनी ने वहाँ के विस्थापितों से ये वादा किया था कि जब प्लांट शुरू हो जाएगा तो 80% हम रोजगार यहाँ के विस्थापित परिवारों को हम देंगे। आज जब प्लांट चालू हो गया तो बाहरी लोगों को भरने लगा, तो लोगों ने यह बात तो हमारे तक पहुँचाई। तब हमने इसको पार्लियामेंट में भी हमने क्वेश्चन किया जी, अरे भाई जो वहाँ के जो विस्थापित जो बेरोजगार हैं उनको पहले नौकरी मिलना चाहिए, उसके बाद में आप बाहर के लोगों को जो देना है, गाइडलाइन है सरकार की, आपने जो एकरारनामा किया था उसके अनुसार बाहर के लोगों को दीजिए, लेकिन वहाँ के लोगों को जो है, जिसके लिए पार्लियामेंट में भी हमने क्वेश्चन किया था और सरकार ने भी इस पर संज्ञान भी लिया था। और वहाँ बीआरबीसीएल के जो सीईओ थे उनको मतलब नोटिस वगैरह भी हुआ था, वहाँ से हटाए भी गए थे। तो हमने वहाँ कहा है सभी दोनों सीईओ को बुला करके यहाँ के जो बेरोजगार हैं, जो विस्थापित हैं, जो हमारे क्षेत्र के हैं, जो लोकसभा के मेंबर हैं, इनको रोजगार दें। तो हमने पहल करके वहाँ के जो विस्थापित परिवारों को और तथा लोकल लोगों को उसमें काम दिलाने के लिए हम प्रयास कर रहे हैं। प्रयास ये भी हैं, कुछ लोगों को मिला। सर, एक और मुद्दा है कि बिहार में अस्पतालों को लेकर काफ़ी संघर्ष छिड़ा रहता है। आप अपने क्षेत्र में हेल्थ सिस्टम को सुधारने के लिए क्या कर रहे हैं? देखिए, हमारे क्षेत्र में जो अभी जो है हमारे बिहार सरकार जो माननीय मुख्यमंत्री ने जितने भी प्रखंड स्तर पर स्वास्थ्य केंद्र हैं, उन सभी स्वास्थ्य केंद्रों पर वेंटिलेटर से लेकर के एम्बुलेंस से लेकर के ऑक्सीजन से लेकर के सारे व्यवस्था करने के लिए सचिव को निर्देश दिया है। डीएम को कहा गया है कि आपने जितने भी स्वास्थ्य केंद्र हैं आपके जिले में, प्रखंड में, वहाँ से डॉक्टरों से रिपोर्ट लीजिए कि स्वास्थ्य केंद्र पर किस किस चीज़ की कमी है, ताकि उस समस्या का समाधान किया जा सके। और रिपोर्ट सरकार के पास भेजी जा रही है। हम समझते हैं कि 6 महीना के अंदर हमारे पार्लियामेंट क्षेत्र का कोई ऐसा स्वास्थ्य केंद्र, प्रखंड स्वास्थ्य केंद्र नहीं रहेगा जहाँ वेंटिलेटर, ऑक्सीजन, एम्बुलेंस, जहाँ सारी सुविधाएं न उपलब्ध हो जा। और उस तरह हमारा ही पार्लियामेंट क्षेत्र नहीं, बिहार के हर स्वास्थ्य केंद्रों पर ये व्यवस्था होने जा रही है। सर, एक हम बात करें विधानसभा के अंदर अभी मामला जहाँ सारी सुविधाएं न उपलब्ध हो जा। और उस तरह हमारा ही पार्लियामेंट क्षेत्र नहीं, बिहार के हर स्वास्थ्य केंद्रों पर ये व्यवस्था होने जा रही है। सर, एक हम बात करें विधानसभा के अंदर अभी मामला उठा है जातीय आधार पर जनगणना कराने की, तो इससे कितने लोगों को फायदा होगा? क्या जातीय अधिकार पर जो जनगणना होगा उससे कितना चुनावों में फायदा होगा या आम लोगों तक फायदा पहुंचेगा? देखिए, जहाँ तक सवाल है, ये हम लोगों के जो नेता आदरणीय नीतीश कुमार जी, आज देश जानता है कि उनकी जो नीति है, जो उनका सिद्धांत है,
सभी समाज को साथ लेकर चलें, जी चाहे समाज का अगड़ा हो, पिछड़ा हो, किसी भी जाति, किसी भी संप्रदाय का हो, वो साथ, सबको साथ लेकर चलने के लिए और सबके लिए वो काम करते हैं। सबके न्याय के साथ साथ विकास सबके लिए वो काम करते हैं, किसी व्यक्ति, किसी जाति, किसी संप्रदाय, हर क्षेत्र में सबके लिए उन्होंने काम किया। जहाँ तक जाति जनगणना की सवाल है, तो ये आज मांग पूरे देश में उठ रही है। तो हम लोग तो भाई सबको साथ लेकर चलने वाले हैं, जात पात के विरोधी हैं। लेकिन आज का जो माहौल है, आज के राजनीतिक परिवेश में जो इस देश की जो व्यवस्था जी, यह व्यवस्था गैर बराबरी व्यवस्था है जी, यह व्यवस्था वर्ण के आधार पर बनाए गए हैं, जी, ऊंच नीच की ये व्यवस्था है। और इस गैर बराबरी व्यवस्था में जो व्यवस्था के तहत, वर्ण व्यवस्था के तहत जो लोग नीचे गिराए गए हैं, उन गिरे हुए लोगों को ऊपर उठाने के लिए ये जो जाति जनगणना कराना बहुत जरूरी है। क्योंकि जो लोग समाज में गिराए गए लोग हैं, जो गिरे हुए लोग हैं, उन जातियों की जनसंख्या इस देश में क्या है, उन्हीं लोगों को लिए नहीं हम लोग पक्ष में जी, सभी जातियों की जनसंख्या, जबकि जाति के आधार पर कोई योजना तैयार हो रही है, जाति के आधार पर नौकरियां मिल रही है, जी, जाति के नाम पर आरक्षण मिल रहा है, जाति के नाम पर मुखिया चुनाव लड़ रहा है, एमपी चुनाव लड़ रहा है, सारे माने इस आज के राजनीतिक परिवेश में जाति इतना महत्वपूर्ण हो गया कि जाति के आधार पर ही जब सारा काम हो रही है, देश में जाति के नाम पर ही योजनाएं बन रही है, तब जाति सर आप भी हम देखें तो राजपूत हैं, और जो स्वर्ण कास्ट की बात करें तो स्वर्ण कास्ट इन दिनों ना आरक्षण उसको कभी नहीं मिला, लेकिन वो भी आज हमारी वो भी गरीबी सरकार ने, उनमें भी गरीब है, उनको 10% आरक्षण देने के लिए तो हम लोग बोले, हमारी सरकार भी, केंद्र और राज्य सरकार इसके पक्ष में है, उसको 10% आरक्षण देने की बात हो रही है। तो हमारे कहने का मतलब कि जो भी जातियां, जब देश में जाति है, देखिए जाति कोई भगवान ने नहीं बनाया, जाति आदमी ने ही बनाया। जी बिल्कुल सही बात है सर। तो अगर जाति है तब तो उनकी गणना करना होगा, क्योंकि जाति के आधार पर ही सारी योजनाएं बन रही हैं, सारी जो सरकार की सुविधाएं मिल रही है, जाति के नाम पर आरक्षण भी मिल रहा है, तब तो ये तो दिखाना होगा ना कि किस जाति की देश में कितनी जनसंख्या है, उसी जनसंख्या के आधार पर ही तो उनके हित में योजनाएं बनेगी, उनको हक अधिकार मिलेगा। तो जाति की जनगणना इसलिए कराना जरूरी है। इसलिए हमारी पार्टी आज नहीं, 2019 में बिहार विधानसभा में और विधान परिषद से प्रस्ताव पारित करके केंद्र को भेजा था कि देश में जातीय जनगणना कराया जाए। हमारी मांग बहुत पुरानी है, विपक्ष वगैरह तो आज नहीं सब कर रहा है, हम लोग तो बहुत पहले से इसको मांग कर रहे हैं। तो हम लोग चाहते हैं कि जातीय जनगणना हो। अगर देखिए, जहाँ तक इससे लोगों को अगर तकलीफ है, इसमें तकलीफ किसी को नहीं होना चाहिए, सबके लिए काम हो रहा है। हम तो यही कर रहे थे ना कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने देश में बड़ा अच्छा काम किया, बहुत बड़ा निर्णय किया। अगर जिन लोगों को जाति से कष्ट है, तो आरक्षण से कष्ट है, तो इस देश से आदमी ही बनाई है जाति को खत्म करते सब। ये सारा जो समाज में कोड है जात पात का, आरक्षण का, ये सब खत्म हो जाएगी। जाति पात खत्म कर दे रहे, कोई जात पात किस्मत थोड़ा है, आदमी बनाया है, आदमी को खत्म करना है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने बड़ा निर्णय लिया है। तो ये जो कोड की बीमारी है, जात पात, ऊंच नीच, धर्म मजहब, इसको खत्म कर दे, सारा मामला खत्म हो जाएगा। आज नहीं, अगर खत्म करना है तो पर जाति के आधार पर तो भाई आपको जनगणना कराना होगा, और जाति के आधार पर तो सबको हक अधिकार देना। सर कल जिस तरह से हाउस चला, लंबे समय तक हाउस चला है, और कल जो बिल पास हुए हैं आरक्षण को लेकर, उस पर आपकी क्या राय? आप वहाँ पर मौजूद थे संसद के अंदर,
तो उस पर क्या आपकी राय है, उस पर थोड़ा जनता को? नहीं, हम लोग राय नहीं, हम लोग तो वही कह रहे हैं जो हमारे पार्टी की नेता आदरणीय नीतीश कुमार जी ने, जो आज बहुत अरसे से इसकी मांग करते आ रहे हैं, वही बोले कि विधानसभा विधान परिषद से प्रस्ताव पारित करके केंद्र को भेजा गया है। तो हम लोग तो इसके पक्ष में हैं, और इसीलिए इसमें जो विधेयक लाया गया कि हर राज्य को ये अधिकार दिया जाता है कि आपके राज्य में कितने जाति की जनसंख्या है, कितने ओबीसी की, कितना पिछड़ा का, क्या जो जनसंख्या है बिहार की ही नहीं पूरे देश के राज्यों को अधिकार दे दिया गया है। तो हम लोग तो इसके पक्ष में थे, हमारे नेता पक्ष में थे, तो हम लोग इसके पक्ष में। सर, जिस तरह से हम देखें कि लंबे समय से इस बार का जो संसद सत्रकाल था 23% काम हुआ, और आज वेंकैया नायडू जी भावुक हो गए संसद में, जिस तरह से विपक्ष हंगामा कर रहा कृषि कानूनों को लेकर, इस तरह की जो व्यवस्था बनी, इस तरह की क्या करनी है? क्योंकि एक उपराष्ट्रपति जो है हमारे देश के गणमान्य पद पर बैठे और वो भावुक हो गए, आप क्या कहना चाहते हैं? इसमें है कि आखिर विपक्ष को कोई मुद्दा चाहिए। देश में जो आज विपक्ष बहुत कम है, उसके पास कोई मुद्दा नहीं है। देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने जो काम करके दिखाया है, ये आज भारत का नाम पूरे विश्व में चर्चा का विषय बना हुआ है। तो विपक्ष के पास तो कोई मुद्दा है नहीं। तो हम ये बार बार इस बात को कहते हैं कि सत्ता पक्ष कितना ही अच्छा काम पूर्ण करे। जातीय आधार पर जनगणना कराने की, तो इससे कितने लोगों को फायदा होगा? क्या जातीय अधिकार पर जो जनगणना होगा उससे कितना चुनावों में फायदा होगा, या आम लोगों तक फायदा पहुंचेगा? देखिए, जहाँ तक सवाल है, ये हम लोगों के जो नेता आदरणीय नीतीश कुमार जी